मैं अपनी क्लिनिक पर सिर्फ हामला औरतों का इलाज करती थी। एक दिन एक औरत गुस्से से अपनी हामला बहू को लेकर आई और बोली, मेरी बहू के पेट में बेटी है, अगर तुम ऐसी दवाई दो जिससे बेटा पैदा हो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। मैंने सोच समझकर ताकत की दवा पिला दी और कहा अब सिर्फ बेटा ही पैदा होगा। जब डिलीवरी का वक्त आया तो जब मैंने इसका ऑपरेशन शुरू किया तो इस बहू की नहीं बल्कि मेरी चीखें निकली, क्योंकि सायरा बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है, बल्कि अब तो दोपहर होने वाली है। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाबा ने मेरे कमरे की खिड़की खोलते हुए कहा, ओ बाबा क्या वक्त हो गया है। मैंने आंखें मलते हुए कहा। बाबा ने मेरे कमरे में रखे सोफे पर बैठते हुए कहा, जानती हो आज का दिन कितना स्पेशल है। मैं भी उठकर बैठ चुकी थी। मैंने कहा, बाबा आप भी क्या पहेलियां बुझा रहे हैं, अब बताएं भी आज का दिन क्यों स्पेशल है। बाबा ने कहा कि तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था और अच्छी खबर यह है कि तुम्हारा कॉल लेटर आ गया है, मगर अभी तुम्हें शहर से बाहर एक छोटा सा गांव है, फिलहाल तुमने वहां काम करना है। बाबा इतनी बड़ी खुशखबरी और आप इतने आराम से बता रहे हैं। मैंने खुशी के मारे अपने बिस्तर से छलांग लगाई और बोली, मुझे ये बताएं कि मैंने कब से ज्वाइन करना है। बाबा ने कॉल लेटर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम खुद पढ़ लो। ठीक 2 दिन के बाद तुमने वहां पर ज्वाइनिंग देनी है, मगर हम कल ही यहाँ से निकलेंगे क्योंकि वहां तुम्हारे रहने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, इसलिए तुम आज ही अपनी तैयारी कर लो। आज मैं बहुत खुश हूँ बाबा, बस आप मेरी तैयारी देखें। बाबा मुझे देखकर मुस्कुराए। इन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए मुझे दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा हर मैदान में कामयाब करे। और फिर बाबा कमरे से बाहर चले गए। मैंने नाश्ता करने के बाद गैराज से गाड़ी निकाली और जरूरी शॉपिंग करने मार्केट चली गई। आज मैं बहुत खुश थी। MBBS करने और डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद मैं पिछले 2 साल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही थी, मगर मेरी ख्वाहिश थी मेरी सरकारी जॉब हो जाए और मुझे ऐसे इलाके में काम करने का मौका मिले जहां पर इलाज की सहूलत कम है। मुख्तसर मैंने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि डॉक्टर बनकर मैंने पैसे ही कमाने हैं, बल्कि मैं लोगों की खिदमत भी करना चाहती थी। और आज अल्लाह ने मेरी सुन ली और मुझे मौका दिया कि मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकूं। मैं मार्केट पहुंची, अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग की, कपड़े खरीदे और वो जरूरी सामान जिसकी मुझे वहां जरूरत पड़ सकती थी। 5 से 6 घंटे तो शॉपिंग में ही गुजर गए। मैं थकी हारी घर पहुंची तो ड्राइंग रूम में अलग ही समा था। मेरे दोनों बड़े भाई और मेरी छोटी बहन, मेरी मम्मा और बाबा सभी ड्राइंग रूम में मौजूद थे। अम्मी ने ड्राइंग रूम को फूलों से सजाया हुआ था और डाइनिंग टेबल पर बड़ा सा केक पड़ा था। मुझे देखते ही बड़े भाई ने आगे बढ़कर मुझे वेलकम किया। मेरी प्यारी बहन, दूसरे भाई बोले, आज हमारी मेहनती बहन का एक और ख्वाब पूरा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी छोटी बहन बोली, आपी आपको पता है भाई आपकी जॉब की खुशी को मनाने के लिए चॉकलेट केक लाए हैं। अम्मी ने कहा, चलो भाई अब सब खाना खा लो, फिर खाने के बाद हम केक काटेंगे। मेरे सब घर वाले बहुत खुश थे। मेरी अम्मी, बाबा और मेरे दोनों बड़े भाई बहुत खुश थे। इन सब ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया और अगर कहीं मेरी हिम्मत कम भी हुई तो मेरे बाबा और मेरे बड़े भाइयों ने खुद आगे बढ़कर मेरे तमाम मसाइल को समझा, इन्हें हल किया और मुझे हौसला दिया। खैर अगले दिन सुबह सवेरे हमें सफर की तैयारी की। बाबा ने गाड़ी निकाली और हम शहर से बाहर इस छोटे से गांव की तरफ रवाना हो गए जहां मेरी जॉब हुई थी। यह अस्पताल दरअसल गवर्नमेंट का BHU सेंटर था। वैसे तो मेरी रिहाइश का इंतजाम BHU में बने हुए डॉक्टर की सरकारी कोठी में हो चुका था, मगर अब ये देखना था कि इस कोठी की हालत कैसी थी और अगर इसे मरम्मत की जरूरत पड़ती तो फिर बहुत सारा काम करना पड़ सकता था। इसी मकसद के लिए बाबा मेरे साथ आए थे और हम सुबह सवेरे ही घर से निकल पड़े थे। मेरे बाबा मेरे लिए आइडियल थे, इन्हें कितनी फिक्र थी मेरी। हम BHU पहुंचे। आज इतवार का दिन था और BHU बंद पड़ा था। इस अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ एक डिस्पेंसर था और वही लोगों का चेकअप करके दवाइयां दिया करता था। हम कोठी की तरफ गए, मगर चूंकि गवर्नमेंट ने ये नई बिल्डिंग बनाई थी इसलिए डॉक्टर की कोठी भी बिल्कुल नई बनी हुई थी। इससे पहले यहाँ सिर्फ छोटी सी डिस्पेंसरी हुआ करती थी। बिल्डिंग ना होने की वजह से सारे कमरे नए बने हुए थे और बहुत जबरदस्त हालत में थे और ये देखकर बाबा मुतमईन हो गए। बाबा ने ड्राइवर को फोन किया, अशरफ चाचा आप कहाँ तक पहुँचे हैं? सामान लेकर सीधा BHU के अंदर आ जाएं। सायरा बेटी को जो कोठी मिली है वो बहुत अच्छी है और पूरी बिल्डिंग बिल्कुल नई बनी हुई है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जल्दी से फर्नीचर लेकर आएं तो हम फर्नीचर कमरे में सेट कर देंगे। ये कहकर बाबा ने फोन बंद कर दिया। आधे घंटे तक अशरफ चाचा दूसरी गाड़ी में मेरे कमरे का फर्नीचर और जरूरी सामान लेकर पहुंच गए। हमने मिलकर कमरा सेट किया और मुझे ढेरों दुआएं दी और वापस घर जाने के लिए BHU से निकल पड़े। आज अस्पताल में मेरे काम का पहला दिन था। अस्पताल में एक डिस्पेंसर,
एक मिडवाइफ, एक चौकीदार, एक नायब कासिद, एक माली था। 5 लोग मिलकर अस्पताल चला रहे थे। गवर्नमेंट ने बिल्डिंग तो नहीं बनवा दी थी, मगर अभी यहाँ सहूलतें नहीं थी। इमरजेंसी मरीज को तिबी इमदाद देना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। दवाइयाँ भी बहुत कम और मखसूस ही आती थी। इतनी मुख्तसर दवाइयों में क्या होना था? मेरे लिए सारी बातें कुछ परेशान कुन थी। गाँव की हामला खवातीन के लिए सहूलियात ना होने के बराबर थी। अक्सर तो इतनी गरीब होती कि इनके पास दवाई खरीदने के पैसे भी ना होते। मुझे बहुत अफसोस होता कि जिस दवाई की इन्हें जरूरत है वो अस्पताल में भी नहीं है, और अगर मैं इन्हें ये दवाई बाहर से लिख कर दूं तो दवाई खरीदने के इनके पास पैसे नहीं है। मुझे इस छोटे से गांव के अस्पताल में काम करते 3 माह गुजर चुके थे और इस अरसे में मैंने इस अस्पताल को बेहतर करने की बहुत कोशिश की, मगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज होती हैं जिनके सामने हम मजबूर होते हैं और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। आखिर मैंने गाँव में अपना क्लिनिक बनाने का फैसला किया। मैंने अस्पताल के साथ ही एक 3 कमरों का मकान किराए पर ले लिया। बाबा ने मेरे क्लिनिक के लिए तमाम जरूरी सामान भिजवा दिया। मैंने वो जरूरी दवाइयाँ अपने क्लिनिक में रखी जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी अस्पताल में नहीं मिलती थी, और खास तौर ये दवाइयाँ हामला खवातीन से मुतल्लिका थी। इस गाँव की वो गरीब खवातीन जो महंगी दवाइयाँ खरीद नहीं सकती थी, मैं इन्हें मुफ्त दवाइयाँ देती थी। अल्लाह ने हमें दौलत और इज्जत दोनों से नवाजा था, तो फिर मेरा भी ये फर्ज था कि मैं भी अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपना हिस्सा डालूं। BHU से 2 बजे छुट्टी हो जाती, इसके बाद 2 घंटे आराम करती और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाती। मैं खास तौर पर हामला खवातीन का इलाज करती थी। गाँव के लोगों के भी अजीब मसाइल थे। खवातीन सारा दिन काम करती रहती हैं और खेतों में भी काम करती, जानवर भी संभालती, घर भी संभालती, बच्चे भी संभालती, और इतना कुछ करने के बाद इनके लिए अपने पास वक्त कहाँ बचता था कि वो अपनी खुराक और आराम का ख्याल रख सकें। और यहाँ कोई एक मसला नहीं था, मसाइल के अंबार थे। गुर्बत अलग थी, इसलिए बचत करने के चक्कर में खवातीन अब सेहत पर भी समझौता कर लेती थी। कभी सास का मसला है, बहुओं के अलग गिले थे कि सास इनके नवाले गिनती हैं। सास के अलग गम थे कि बहुएं चाहती हैं कि अगर हामला हो गई हैं तो इन्हें कोई काम ना करना पड़े। हमने भी तो 10-10 बच्चे पैदा किए हैं और साथ साथ पूरे खानदान की खिदमत भी की है। तालीम की कमी और शौर ना होने की वजह से ये सारे मसाइल थे, और यकीनन गुर्बत तमाम मसाइल की जड़ है। फिर इस गांव का एक मसला ये भी था कि बेटी क्यों पैदा हो रही है, बेटा क्यों नहीं हुआ। लड़कों की बेचा हमायत की जाती है और लड़कियों को दबा कर रखा जाता। लड़कों को खुशी खुशी स्कूल भेजा जाता था, मगर लड़कियों को या तो पढ़ाया ही नहीं जाता या प्राइमरी के बाद स्कूल से निकलवा लिया जाता कि इन्होंने कौन सा पढ़ लिख कर नौकरी करनी है। मेरा ताल्लुक शहर के जिस पढ़े लिखे माहौल से था, मेरे लिए तो ये सारी बातें अनहोनी थी कि ऐसा भी होता है, मगर मुझे यहाँ आकर पता चला कि वाकई ऐसा भी होता है। और हकीकत में खवातीन हमारे माशरे में लातदाद मसाइल का शिकार हैं। लोगों को इलाज के साथ साथ तालीम और शऊर की भी बहुत जरूरत थी, मगर मैं फिलहाल अपनी जॉब और अपने क्लिनिक पे पूरी तवज्जो देना चाहती थी। जो मेरे बस में था वो मैं कर रही थी। आज क्लिनिक पर एक खातून आई, इसे हमल था। वो बहुत परेशान थी। इसके पहले से ही 8 बच्चे थे। गुर्बत भी बहुत ही, शौहर लापरवाह शख्स था। जब दिल करता मजदूरी करता, वरना सारा दिन घर में पड़ा रहता। वो औरत बेचारी बहुत परेशान थी। मैंने इसे समझाया कि ये बात तो हमल करने से पहले सोचनी चाहिए थी। मैंने इसे हौसला दिया कि हर आने वाला बच्चा अपने नसीब खुद लेकर आता है। अभी मैं इससे ये बातें कर ही रही थी कि इसका बदतमीज शौहर बेधड़क गरजता बरसता मेरे कमरे में दाखिल हो गया और अपनी बीवी को मेरे पास बैठा देकर कहने लगा, मुझे यही इल्म था कि तू यहीं बैठी अपना वक्त जाया कर रही होगी। घर की और बच्चों की तुझे कोई फिक्र नहीं। मैंने इस शख्स का ये रवैया देखा तो मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और तहम्मुल से बोली, देखिए आप आराम से बात करें, ये कोई तरीका नहीं है। मगर वो शख्स तो कोई पागल जनूनी था। इसने अपनी बीवी को बालों से पकड़ा और इसे खींचते हुए कुर्सी से उठा लिया। मैं कहता हूँ अब ये ड्रामे बंद करो और घर चलो। मुझे ये देखकर शदीद गुस्सा आ गया और मैंने इस शख्स को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर इसने एक ना मानी और बालों से खींचता अपनी बीवी को लेकर मेरे क्लिनिक से चला गया। मैंने अब तक कोई गार्ड नहीं रखा था, मगर आज मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मुझे जल्दी गार्ड रख लेना चाहिए। सुबह अस्पताल में अपने कमरे में बैठी डिस्पेंसर के आने का इंतजार कर रही थी। जो ही डिस्पेंसर आया, मैंने इसे अपने कमरे में बुला लिया। जी डॉक्टर साहिबा, आपने मुझे याद किया। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी बिल्कुल बैठें। दरअसल मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे मेरे क्लिनिक के लिए गार्ड की जरूरत है और मैंने कल होने वाला वाकया इसे तफसील से बता दिया। डिस्पेंसर ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, आप फिक्र ना करें डॉक्टर साहिबा,
साहिबा गार्ड का इंतजाम हो जाएगा, मगर मेरा एक बरादराना मशवरा है, आप इन लोगों को नहीं जानती, ये लोग एक नंबर के जंगली, जाहिल और बदतमीज हैं। आप कुछ भी कर लें, इन्होंने ऐसे ही रहना है। देखा नहीं आपने, सिर्फ यहाँ चेकअप के लिए आते हैं और अस्पताल में उधम मचा कर रख देते हैं। मैं भी सेकंड टाइम अपना क्लिनिक चला रहा हूँ, मगर आप यकीन करें कि जहालत में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो अभी तक इलाज के बजाय जादू टोनों पर यकीन रखते हैं। आप इनके साथ जितनी मर्जी भलाई कर ले, मगर इनको शर्म नहीं आने वाली। मुझे डिस्पेंसर की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने गांव और इलाके के लोगों के लिए इसके दिल में कितनी नफरत भरी हुई थी। मुझे तो सबसे ज्यादा जाहिल वही लग रहा था। मैंने इसे मुख्तसर सा जवाब दिया कि डिस्पेंसर साहब, आप इन सारी बातों को छोड़ें और मुझे गार्ड का इंतजाम कर दें। डिस्पेंसर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, गार्ड की आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह कल तक गार्ड का इंतजाम हो जाएगा। मगर आपको जिस चीज की भी जरूरत पड़े, आपने बिला झिझक मुझे कहना है। आप हमारी मेहमान हैं, इंशाल्लाह हम आपको परेशान नहीं होने देंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्पेंसर कुर्सी से खड़े होते हुए बोला, शुक्रिया की क्या बात है जी, ये तो हमारा फर्ज है। मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आपकी मरीज काफी देर से आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। और जी मैं देखता हूँ, कहता हुआ बाहर चला गया। मेरे सुख का सांस लिया। दिल ही दिल में सोचा कि ये कितनी बातें करता है। चंद दिनों में गार्ड का भी इंतजाम हो गया। मैं पूरे दिल से लोगों की खिदमत करने में मसरूफ थी। गांव के समझदार लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे। आए दिन मेरे पास खवातीन का रश बढ़ने लगा। सुबह अस्पताल की निस्बत शाम को मेरे क्लिनिक में ज्यादा रश होता। मैं इस गांव में मशहूर हो गई थी। जब खवातीन मेरे इलाज से ठीक होने लगी तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती। एक दिन एक बूढ़ी औरत गुस्से से अपनी बहू को लेकर आई और बोली, चेक करो कि बेटा है या बेटी। इस औरत ने बताया कि इसकी बहू पहले ही 3 बेटियों को जन्म दे चुकी है। अगर तुम इसको कोई ऐसी दवा दे दो कि इस बार बेटा पैदा हो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। चूंकि मुझे इस गांव में प्रैक्टिस करते 8 माह हो चुके थे, इसलिए मैं भी यहाँ के लोगों को काफी हद तक समझ चुकी थी। मैंने कुछ सोचकर इसकी बहू को ताकत की दवाई पिला दी और कहा अब बेटा ही होगा। जबकि अल्ट्रासाउंड से मुझे पता चल गया था कि इसके पेट में इस बार भी लड़की थी। मगर इस औरत के मिजाज को देखते हुए मैंने सच को छुपाना बेहतर समझा। इस औरत ने खुश होकर मुझे बहुत सारे पैसे दिए। मैं इनकार करती रही क्योंकि मुझे इसके पैसों की जरूरत नहीं थी, मगर इसने जबरदस्ती वो पैसे मेरे मेज पर रखे और चली गई। मैं परेशान भी थी कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अल्ट्रासाउंड में बेटी थी। कल को जब बेटी पैदा होगी तो ये औरत पूरे गांव में यही कहती फिरेगी कि मैंने कहा था कि बेटा होगा, मगर ये तो बेटी पैदा हो गई। इस तरह मुझे बस इस भरोसे को नुकसान पहुंचने का खदशा था। औरत की बहू को 4 माह का हमल था और डिलीवरी में अभी काफी वक्त था। मैं दुआ करने लगी कि अल्लाह पाक इसे बेटा दे दे। अगले दिन शाम के वक्त मैं अपने क्लिनिक में बैठी हुई थी कि मेरे पास एक इमरजेंसी केस आया। तो वो वही औरत थी जिसका शौहर इसे बालों से खींचते हुए मेरे ही क्लिनिक से घर लेकर गया था। औरत हामला थी। इस वाक़े को 1.5-2 माह ही गुजरे होंगे। इस औरत की हालत बहुत तशवीशनाक थी। मैंने इसका चेकअप किया। इसका बच्चा पेट में ही फौत हो चुका था। बहरहाल मुझे इस खातून की जान बचानी थी। मुझे फौरी तौर पर इसका ऑपरेशन करने की जरूरत थी। मैंने इसके साथ आए इसके घर वालों की जरूरी कागजात पर दस्तखत लिए और इसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। बच्चा तो पहले ही फौत हो चुका था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस औरत की जान बचाने में कामयाब हो गई। ऑपरेशन से फारिग होकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि औरत की जान बच गई। मेरे साथ एक नर्स थी। इससे मैंने कुछ जरूरी हदायत दी और अपने कमरे में चली आई जहाँ इसके घर वाले मेरा इंतजार कर रहे थे। औरत के साथ इसकी माँ, बहन और 2 भाभियां आई हुई थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इसकी एक भाभी ने फौरन पूछा, डॉक्टर साहिबा अब कैसी है तबीयत मेरी ननद की? मैंने जवाब दिया, इसकी जान बच गई है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? मैं बोली, हाँ देख सकती हूँ, मगर अभी वो बेहोश है। जी मैं बस दूर से ही इसे देख लूंगी। ये कहकर इस औरत की भाभी ऑपरेशन वाले कमरे की तरफ चली गई। इस औरत की माँ जो साथ आई थी वो रोने लग गई। मैंने कहा, आज से तकरीबन 1.5-2 माह पहले आपकी बेटी मेरे पास चेकअप के लिए आई थी। पहले ही 8 बच्चे होने की वजह से वो इस हमल को लेकर बहुत परेशान थी, मगर मैंने इसका चेकअप किया था। उस वक्त आपकी बेटी और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक थे। अचानक क्या हुआ? मगर इस औरत की माँ रोए जा रही थी। आखिर इसकी भांजी बोल पड़ी, डॉक्टर साहिबा खाला से आप क्या पूछती हैं? मैं बताती हूँ। मेरी ननद का शोहर एक नंबर का निकम्मा चरसी है। जब दिल करता है मजदूरी करता है और जब दिल ना करे मजदूरी नहीं करता। 8 बच्चे मेरी ननद कैसे पाल रही है ये तो हम ही जानते हैं। फाके तो इनके घर में खत्म नहीं होते और खत्म भी कैसे हो। इसका निकम्मा मियाँ कोई काम करेगा तो फाके खत्म होंगे ना। बड़ी बेटी 14 साल की हो रही है। 3 साल के बाद इसकी भी शादी की उम्र हो जाएगी और इस नशई आदमी की
मेरी बेटी का कौन रिश्ता लेकर आएगा। और ये जो मेरी ननद का बच्चा फोत हुआ है ये यूं ही फोत नहीं हो गया। कल घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, इसके शौहर ने रोटी मांगी तो मेरी ननद ने साफ जवाब दे दिया कि कुछ लेकर आओगे तो मैं रोटी पका कर दूंगी। बस ये बात कहना इसका जुर्म बन गया। इस खबीस ने इतना मारा मेरी ननद को कि इसे ये भी हया नहीं आई कि वो बेचारी हामला है। मेरी ननद की चीख व पुकार सुनकर मोहल्ले की औरतें भागती गईं और इन्होंने इस खबीस आदमी से मेरी ननद को छुड़ाया। वो खुद तो गुस्से में बकवास करता, कपड़े झाड़ता घर से बाहर चला गया। उधर मेरी ननद की हालत खराब हो गई। बस एक औरत जल्दी से भागती हमारे घर आई और इसने हमें ये सब कुछ बताया। जब तक हम घर पहुंचे मेरी ननद की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, हमें कुछ ना सूझा और हम इसे लेकर आपके क्लिनिक पहुंच गए। इस औरत की माँ मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने इसे जवाब दिया, ये तो सरासर जुल्म है। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि जब इसका दिल चाहे वो अपनी बीवी को मारना शुरू कर देता है। यकीनन इसमें कसूर आप लोगों का भी है। आप लोगों ने कभी इसका हाथ रोका नहीं होगा, तभी इसकी इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है। और अगर वो नशेई और बेकार है तो आपने अपनी बेटी को 8 बच्चे क्यों पैदा करने दिए? कौन इन बच्चों की कफालत करेगा? इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? कभी आपने सोचा है? इस औरत की वही भाभी फौरन बोली, डॉक्टर साहिबा हमारे यहाँ बच्चों के मुस्तकबिल नहीं देखे जाते, इन्हें सिर्फ मजदूरियां कराने के लिए पैदा किया जाता है। आपको इतने महीने हो गए हमारे गाँव में रहते हुए। हाई स्कूल तो हमारे गाँव में है ही रही, मिडिल तक स्कूल है। आप खुद बताएं इस मिडिल के स्कूल में भी आपने कितने बच्चों को जाते हुए देखा है? और ये जो लड़कियों का प्राइमरी स्कूल है, स्कूल की बड़ी उस्तानी आपकी तरह ही बहुत अच्छी थी। इस नेक औरत ने घर जा जाकर बच्चों के वालिदैन से बात की और इन्हें समझाया कि तालीम हमारे बच्चों के लिए कितनी जरूरी है। मगर इस बेचारी की इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ 2-3 लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया, बाकी तो सब जाहिल हैं। वो तो यही कहते हैं कि हमने बच्चों को पढ़ा लिखा कर क्या कर लेना है। बेचारी औरतों को मारना पीटना तो इस गांव की हर घर की कहानी है। मैं इस औरत की माँ की तरफ देख रही थी जो अभी तक रो रही थी। मैं इंतजार कर रही थी कि वो भी कुछ बोले, क्योंकि ये थी तो उसकी बेटी। कोई भी माँ अपनी बेटी पर इतना जुल्म कैसे बर्दाश्त कर सकती है? आखिर वो बोल पड़ी, बेटा हम क्या करें, हम खानदानी रवायातों की चक्की में गंदम की तरह पीस रहे हैं। मैंने जब अपनी बेटी की शादी की तो शादी के कुछ अरसे बाद ही मुझे अंदाजा हो गया था कि मैंने गलत जगह अपनी बेटी की शादी कर दी है। मगर शुरू में जो भी 2-3 झगड़े हुए खानदान वाले बीच में आकर सुलह करा देते और कहते थे कि अब कुछ नहीं होगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं। मगर बेटा कौन किसकी जिम्मेदारी ले सकता है? इस तरह वक्त गुजरता गया और मेरी बेटी के 2-3 बच्चे हो गए। बच्चे हो जाने के बाद कोई औरत खुद भी तलाक लेना नहीं चाहती कि इसके बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन जिस शख्स को अपने बच्चों की खुद परवाह नहीं, औरत कब तक अकेली बच्चों को संभाल सकती है? अम्मा ने आंसू पोंछते हुए, खानदान को हम छोड़ नहीं सकते, इनकी माना हमारी मजबूरी है। मैंने अम्मा की बातें सुनकर कहा, अम्मा जी कोई भी अपने खानदान को नहीं छोड़ना चाहता, मगर बार बार जुल्म सहकर चुप हो जाने का मतलब है जालिम का हाथ मजबूत करना। वो शख्स आपकी बेटी को मारता पीटता रहा, ऊपर से आपकी बेटी ने भी कुछ ना सोचा, वो बच्चे पैदा करती चली गई। इसे कभी ख्याल नहीं आया कि वो वक्फा भी कर लेती, जबकि इसे इल्म था कि इसका शोहर कमाता नहीं है। इतने सारे बच्चों को वो कहां से खिलाएगी? और खानदानी रवायातों को जिंदा रखना चाहिए, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि खानदानी रवायातों को जिंदा रखने के लिए आप अपनी बेटियों को कुर्बान करना शुरू कर दें। वो आपकी बेटी है, इसके बारे में सोचना आपकी जिम्मेदारी है। इस औरत की भाभी फिर बोल पड़ी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने तो खुद अपने शौहर से बात की है। असल में तो भाइयों को बहनों का मुहाफिज बनना चाहिए। मगर मैं सच कहूंगी, चाहे खाला आपको बुरा ही लग जाए, आपके अपने बेटों ने भी अपनी सगी बहन के सर पर हाथ नहीं रखा, कभी इस खबीस शख्स का हाथ नहीं रोका, तो वो इतना सर चढ़ा हुआ है। मैंने इनसे कहा, खाला जी अब रोने का क्या फायदा, आप इस मसले का कोई हल निकालें। अगर आप निकाल सकती हैं तो, वरना जो हालात आप बता रहे हैं इसके मुताबिक तो किसी दिन आपको ये खबर मिल जाएगी कि खुदा ना खास्ता इसने नशे की हालत में आपकी बेटी या बच्चों का कत्ल कर दिया है। तब आप क्या करेंगी? इस औरत की माँ बोली, हाँ बेटा तुम ठीक कह रही हो, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए और मैं सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी की परवाह करूंगी। मेरी भी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। तकरीबन 3 घंटे के बाद इस औरत को होश आया। इसका नाम आयशा था। अब तक आयशा के भाई भी आ चुके थे। आयशा को होश आया और इसने रोना शुरू कर दिया। मैंने आयशा को हौसला दिया। बहन को इस हालत में देखकर भाइयों की भी गैरत आखिर जाग ही गई। छोटा भाई जज्बाती था और वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो चुका था, मगर बड़ा भाई समझदार था। इसने सारे मामले को कानूनी तरीके से हल करने का इरादा किया। इसने बहनोई के खिलाफ थाने में बीवी पर जालिमाना
तशद्दुद की दरख्वास्त जमा करा दी। 2 दिन के बाद आयशा की तबीयत कुछ बेहतर हुई। इसके घर वाले इसे अपने साथ घर ले गए। मेरे लिए इस गांव में ये सब कुछ नया था। इस गांव में आकर मुझे पता चल रहा था कि औरतों के हकूक की जब बात की जाती है वो गलत नहीं होती, मगर जरूरत सिर्फ इस बात की है कि खवातीन की बुनियादी मसाइल और छोटे इलाकों की इस तरह की पिसी हुई खवातीन के मसाइल को उजागर किया जाए और इन्हें हल करने की सही मायनों में कोशिश की जाए। खवातीन के जो असल मसाइल हैं इनकी तरफ तो कोई आता ही नहीं, बस सबको अपनी दुकानें चमकाने का पता है। मैं बहुत थक चुकी थी और मुझे भी आराम की जरूरत थी। मैंने अस्पताल से 3 दिन की छुट्टी ली और घर चली गई। दोपहर का वक्त था। मैं घर पहुंची तो देखा अम्मी ड्राइंग रूम में कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थी। मुझे अचानक देखकर अम्मी खुश भी हुई और हैरान भी हुई। अरे बेटा, तुम अचानक आ गई, बताया तो होता कि तुम आ रही हो, अम्मी ने मुझे देखते हुए कहा। मैंने अपना छोटा बैग वही फर्श पर रख दिया और थकन के मारे मैं वहीं सोफे पर ही लेट गई। अम्मी, बस बहुत थक चुकी हूँ। मैंने 3 दिन की छुट्टी ली थी कल और सुबह सवेरे ही वहाँ से निकल पड़ी। मैं आराम करना चाहती हूँ, अम्मी ने प्यार से मुझे देखते हुए कहा। ओह बेटा, तुमसे किसने कहा है कि तुम इतना काम करो? तुम भी तो जब से गाँव गई हो, जानती हो तुम्हें गाँव गए 8 माह और पूरे 15 दिन हो चुके हैं। इतने दिनों में तुम एक भी छुट्टी लेकर घर नहीं आई। वो तो गाय बगाए तुम्हारे बाबा और भाई जाते रहे हैं। तुम तो हमें बिल्कुल ही भूल चुकी हो। मुसलसल इतना काम करोगी तो थकोगी नहीं तो क्या फ्रेश रहोगी? चलो अब तुम सोफे से उठो और अपने कमरे में चलकर आराम करो। जितना मर्जी सोना है सो लो। अभी शाम होने में काफी देर है। शाम को तुम्हारे बाबा और भाई आ जाएंगे तो खूब गपशप करेंगे। अम्मी ने मेरा बैग उठाया। मैं और अम्मी मेरे कमरे की तरफ चल पड़े। मैं बेड पर सो गई। अम्मी ने मेरा बैग अलमारी में रखा और कमरे से बाहर चली गई। मैंने जी भरकर नींद पूरी की। अपने कमरे के आरामदाह बिस्तर पर मुझे बहुत दिन के बाद पुरसकून नींद आई। न जाने किस वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और बाबा कमरे में आए। बाबा मुझे जगाते हुए बोले, सायरा बेटा, कितना सो गया, अब उठ जाओ। कितनी थकन है जो खत्म नहीं हो रही। खाना तैयार है, आपकी मम्मा ने खाना टेबल पर लगा दिया है। जल्दी से फ्रेश होकर खाने के लिए आ जाओ। बाबा की मीठी आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर बैठते हुए बोली, जी बाबा, देखें मैं उठ गई। आप चले, मैं बस 10 मिनट में आई। और बाबा कमरे से चले गए। मैं तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आई तो डाइनिंग हॉल में सभी मौजूद थे। बाबा, मेरे दोनों भाई, मेरी छोटी बहन, मामा, सबको एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। हम सब ने इकट्ठे खाना खाने के बाद ड्राइंग रूम में बैठ गए। बाबा ने मेरी जॉब और गांव के हालात पूछे। मैंने तफसील से इस गांव की सारी कहानी बाबा को बता दी। मेरी बात सुनकर बड़े भाई फौरन बोले, सायरा, तुम ऐसी जगह किस तरह काम कर रही हो? ऐसे लोगों का क्या भरोसा, कल को इन्हें तुम पर किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो ऐसे लोगों से तुम क्या तवक्का रख सकती हो? मैंने भाई की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं भाई, आप अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और सरकारी मुलाजिम की बहुत अहमियत होती है और मैंने अपना जो क्लिनिक शुरू किया है, मैं अपने क्लिनिक से 80% लोगों का फ्री इलाज करती हूँ। इस वजह से गाँव के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, मगर तालीम ना होने की वजह से लोगों में बिल्कुल शऊर नहीं है। वही टिपिकल सास बहू की लड़ाई, खवातीन को मारना पीटना, छोटी उम्र में इनकी शादी कर देना, शादी के लिए लड़कियों की मर्जी ना पूछना, औरतों का अपने घर को बचाने के लिए मुसलसल कुर्बानी देते रहना, ये सारे मसाइल हैं इस गांव के। इसमें कोई शक नहीं है, मगर भाई ऐसी किसी भी बैकवर्ड जगह पर बहुत काम ज्यादा करने की जरूरत होती है। जैसे हमें इन्हें तालीम की तरफ लाना चाहिए, वहाँ के लोगों को हाई स्कूल की भी जरूरत है, क्योंकि तालीम ही किसी माशरे को बदल सकती है। वहाँ की खवातीन के मसाइल को भी हल करने की जरूरत है और खास तौर पर मर्दों की काउंसलिंग की जरूरत है। मेरी ये बात सुनकर मेरे बड़े भाई बोले, सायरा, तुम ऐसे करो, एक NGO भी खोलो और दिन रात इस गांव के मसाइल हल करने में लगी रहो। तुम जो कुछ इनके लिए पहले से कर रही हो यही बहुत है। तुम ये तो देखो कि तुम इन लोगों का 80% मुफ्त इलाज इसलिए कर पा रही हो क्योंकि अल्लाह ने हमें पैसा दिया है। अगर अल्लाह ने हमें पैसा ना दिया होता तो हम किस तरह तुम्हारी इस खिदमत खल्क में मदद कर सकते थे। इस गांव की हर चीज ठीक करने का ठेका तुमने नहीं लिया हुआ। मेरी मानो 4 माह के बाद तुम्हारा 1 साल पूरा हो जाएगा। तुम अपना ट्रांसफर यही शहर के ही किसी अस्पताल में करवा लो। मैंने बेजारी से कहा, भाई आपने तो सारी बात ही खत्म कर दी। फिर मैं बाबा से मुखातिब होकर बोली, बाबा आप बताएं, क्या मैंने कोई गलत बात की है? बाबा बोले, बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी ने कोई गलत बात नहीं की। बड़े भाई ने फौरन कहा, बाबा आप तो हर वक्त सायरा की ही साइड लेते हैं। बाबा ने कहा, बेटी जब दुरुस्त बात कर रही हो तो मैं कैसे इसकी साइड ना लूं? बेटा तुम ठीक कह रही हो, मगर तुम जितनी जल्दी में हो इतनी जल्दी कोई भी माशरा ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत वक्त चाहिए। हाँ, हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। हाई स्कूल वाला मसला तो मैं हल कर सकता
हूँ। मेरा MNA दोस्त है, मैं सुबह ही इससे मिलता हूँ और इस मसले पर इससे बात करता हूँ। हाई स्कूल वाला मसला तो इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएगा। मगर बेटा, तुम जो खवातीन के मसाइल की बात कर रही हो, ये मसला चंद दिनों में हल होने वाला नहीं है। इस काम के लिए कोई ऐसा शख्स चाहिए जो बार बार गाँव जाए और वहाँ के बुजुर्गों और मर्दों के साथ मीटिंग करे और इनकी काउंसलिंग करे। फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसका नतीजा मिलेगा, क्योंकि सबसे मुश्किल काम लोगों के जहनों को तब्दील करना है। और बेहतर तो यही है कि ऐसा शख्स इनके अपने गांव का हो जिस पर गांव वाले भरोसा भी करते हों। इसलिए तुम ज्यादा सोचो नहीं और ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं। क्या करें, ये सब हमारे मुआशरे का हिस्सा है। भाई ने बाबा की बात सुनकर कहा, सायरा तुम फिक्र ना करो, बाबा तुम्हारे साथ है और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जैसा तुम चाहोगी मैं अपनी बहन के लिए करूंगा। भाई की ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और बोली, शुक्रिया भाई, यकीनन आप जैसे भाई होते हैं जिन पर बहनें कुर्बान हो जाती हैं। भाई ने भी बेसाख्ता जवाब दिया, मगर मुझे अपनी बहन की कुर्बानी नहीं चाहिए, कमजोर बकरी। और भाई की ये बात सुनकर सब कहका लगाकर हंस पड़े। 3 दिन घर में सुकून से गुजारने के बाद आज मैं अस्पताल वापस आ गई थी। आज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग आने वाले थे। सारा दिन मेरा इनके साथ मसरूफियत में गुजर गया। छुट्टी हुई, मैंने चौकीदार को पैसे दिए कि खाना खरीद कर मेरी कोठी पर पहुंचा दें। मैं काम खत्म करके अपनी कोठी में चली जाऊंगी। मैं काम खत्म करके अपनी कोठी में चली गई। थोड़ी देर के बाद चौकीदार खाना भी ले आया। मैंने खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। मुझे बिस्तर पर लेटते 10 मिनट ही गुजरे होंगे। मेरी कोठी के गेट पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा, यकीनन फिर कोई इमरजेंसी आ गई है। मैंने इसी तरह दुपट्टा सर पर लिया, पाँव में स्लीपर्स पहने और कमरे से बाहर निकल आई। मैंने गेट खोला तो एक 16 साल की लड़की खड़ी बुरी तरह रो रही थी। वो फौरन अंदर आई और बोली, बाजी दरवाजा बंद कर दें, दरवाजा बंद कर दें। मैंने भी बदहवासी में फौरन गेट बंद कर दिया और इस लड़की को देखते हुए मैंने पूछा, कौन हो तुम और क्या मसला है? इस लड़की ने रोते हुए कहा, बाजी मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, मुझे अंदर ले चलें। मैं इस लड़की को रूम में ले गई। रूम में पहुंचते ही वो लड़की मेरे कदमों में गिर पड़ी। इसके इस रवैये से मैं खुद बहुत घबरा गई। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने इसे सोफे पर बिठाया और वो बुरी तरह रो रही थी। मैंने पानी का गिलास इसे दिया, लो पानी पी लो और मुझे बताओ कि क्या बात है और तुम कौन हो, मेरे पास क्यों आई हो? इस लड़की ने मेरे इतने सारे सवाल सुनकर फौरन पानी पिया, अपने आंसू पोंछे और फिर बोलने लगी, बाची मेरा घर अस्पताल की पिछली साइड पर है। अब्बा जबरदस्ती मेरी शादी गांव के जमींदार से कर रहा है, मगर मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। गांव का जमींदार तो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा है। मैं तो इसके सामने इसकी छोटी बहनों जैसी लगती हूँ, मगर मेरा रिश्ता भेजते हुए इसे जरा भी शर्म नहीं आई। मैंने शादी से इनकार किया तो अब्बा ने मुझे बहुत मारा। अम्मा ने मेरी हमायत की तो अब्बा ने अम्मा को भी मारा। मैं कल से अम्मा की मिन्नतें कर रही हूँ कि मुझे इस मुसीबत से बचा ले, लेकिन अम्मा भी अब कुछ नहीं कर सकती। मैं भागकर तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ। बाजी मुझे पता है आप बहुत अच्छी हैं, आप शहर से आई हैं, मुझे किसी यतीम खाने में डलवा दें, मगर मैं इससे शादी नहीं करूंगी। 16 साल की इस मासूम बच्ची की ये बात सुनकर मेरी भी पलकें भीग गई। ये कैसा जुल्म है कि घर के होते हुए, माँ बाप के होते हुए ये बच्ची यतीम खाने जाने के लिए तैयार हो गई है, मगर जबरदस्ती के इस बेजोर शादी के लिए तैयार नहीं हुई। मैंने फौरन बाबा और बड़े भाई को फोन करके गांव बुलाया कि वो आए और इस बच्चे के वालिद और इस बेशरम जमींदार से बात करें। बाबा और मेरे बड़े भाई 2 घंटे के अंदर अंदर गांव पहुंच गए। मैंने डिस्पेंसर को फोन करके कह दिया कि गांव के चंद बुजुर्गों को लेकर अस्पताल ही आ जाए। आज अस्पताल में ही मैंने पंचायत लगाने का फैसला किया था। डिस्पेंसर ने मुझे बताया कि इसने चंद बुजुर्गों से बात कर ली है। जैसे ही मेरे बाबा और भाई आ जाते हैं तो वो इन्हें लेकर फौरन अस्पताल आ जाएंगे। पंचायत लग चुकी थी और इसमें इस बच्चे का बाप और जमींदार भी मौजूद थे। मेरे बाबा बहुत समझदार थे। वो अपने साथ इलाके के SHO और एक वकील को भी लेकर आए थे। सारा मसला इलाके के बुजुर्गों के सामने रखा गया। इस बच्ची का बाप गुस्से में आ गया, कहने लगा, ये मेरी बेटी है, मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगा। आप सब लोग मेरी बेटी का फैसला करने वाले कौन होते हैं? जमींदार बहुत होशियार आदमी था। वो मामले की नजाकत को समझ गया और कहने लगा, देखिए मेरी तरफ से कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं, रियाज भाई की मर्जी है ये रिश्ता दें या ना दें। अगर इनकी बेटी शादी नहीं करना चाहती तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है मुसीबत अपने गले डालने की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जिंदा है, माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, किसी की बेटी से जबरदस्ती क्यों शादी करूंगा। जमींदार का इतना कहना था कि 16 साल की वो बच्ची जिसका नाम अस्मा था, अस्मा के वालिद के चेहरे का तो रंग उड़ गया। अस्मा का वालिद अपनी जगह से उठा और इसने जमींदार का गिरेबान पकड़ते हुए इसे उठाया। तो क्या बकवास कर रहा है? क्या मुझे पंचायत पे इन सबको ये बताना पड़ेगा कि मेरी बेटी से शादी करने के
लिए तू पिछले 6 महीने से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और सिर्फ यही नहीं, मेरी बेटी से शादी करने के लिए तूने कल ही मुझे 5 लाख रुपए दिए हैं। अगर तू कहता है तो मैं वो पैसे अभी घर से ले आता हूँ। जमींदार फौरन चिल्लाने लगा, गाँव वालों, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कोई पैसे नहीं दिए, ना ही मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था, बल्कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि इसकी बेटी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा तो मैं इसकी बेटी से शादी कर लूं। मैंने तो जरा सी हमदर्दी हामी भर ली, मगर मुझे क्या इल्म था कि मेरी हमदर्दी मेरे गले पड़ जाएगी। अस्मा के अब्बू से इसकी ये बात बर्दाश्त ना हुई। अस्मा के अब्बा ने एक जोरदार थप्पड़ खींचकर इसके मुंह पर मार दिया। इससे पहले कि लड़ाई शुरू होती, SHO और वकील बीच में आकर दोनों को पकड़ कर बिठाया। अस्मा के अब्बा ने अपने छोटे बेटे को घर भेजा कि वो पैसे लेकर आए जो जमींदार ने इसे दिए हैं। इसकी ये बात सुनकर छोटा बेटा भागता हुआ घर चला गया। SHO ने मामला ठंडा किया और जमींदार से कहने लगा, यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी उम्र देखो और बच्ची की उम्र देखो। फिर वो SHO अस्मा के अब्बा से मुखातिब हुआ, और चचा तुम भी शर्म करो, अपनी ही बेटी की कीमत लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इतने में छोटा बच्चा घर से पैसों से भरा बैग ले आया। SHO ने वो बैग बच्चे से लिया और इसे सबके सामने खोला। इस बैग में वाकई पैसे भरे हुए थे। वकील जो अब तक खामोश बैठा था, पैसों को देखकर वो भी बोल पड़ा, पैसे लेकर जबरदस्ती कम उम्र बच्ची की शादी करना ही कानूनी जुर्म है। SHO साहब, आप इन्हें खुद थाने लेकर जाएं या ये काम मुझे करना पड़ेगा। पंचायत में बैठे 2-3 बुजुर्ग अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बोले, वकील साहब हौसला करें, मामले को यही खत्म करने की कोशिश करें। खामखा बात थाने कचहरी में जाएगी तो पूरे गांव की बदनामी होगी। और आखिरकार ये मामला गांव के चंद समझदार लोगों ने मिलजुल कर हल कर लिया और मेरे बाबा ने गांव के बुजुर्गों को इस बात पर राजी कर लिया, अगर आप अपनी कम उम्र बच्चियों की शादियां इनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती करेंगे तो सबसे पहले तो ये सरासर जुल्म है। फिर अगर शादी के बाद वो बच्चियां अपने घर में खुश ना रह सकी और बाद में इनका घर खराब हो जाए तो इसमें इनका कसूर नहीं है, इसमें सरासर आप लोगों का कसूर है। बेटियों की मर्जी से इनकी शादी करेंगी तो अपने घर में खुश व खुर्रम रहेंगी और इन्हें खुश देखकर सबसे पहले तो वालिदैन को ही खुशी होगी। गांव के चंद सर फेरों को छोड़कर सारे बुजुर्गों ने बाबा की बात से इत्तेफाक किया। अस्मा के बाबा अस्मा को घर ले गए और मैंने सुख का सांस लिया कि शुक्र है ये मसला तो हल हुआ। लेकिन चंद दिन के बाद सुबह सवेरे मेरे पास वही बूढ़ी खातून अपनी बहू को लेकर आ गई, जिनकी पहले भी 3 पोतियां थी और जो जिद थी कि अब पोता ही हो। मैंने इनकी बहू का चेकअप किया, डिलीवरी का वक्त हो चुका था, मगर मैं इनसे कहीं ज्यादा परेशान थी क्योंकि मैंने इनसे झूठ बोला था कि इस बार बेटा ही होगा, जबकि अल्ट्रासाउंड में मुझे बच्चे की जिन्स लड़की ही नजर आई थी। यकीनन मेरे लिए ये बहुत बड़ा मसला था। आज तक गांव में मेरी जो इज्जत बनी थी, मुझे खतरा था कि ये बूढ़ी औरत बेटी होने के बाद मुझे बहुत तंग करेगी और बिला वजह मेरा इमेज मुतासिर होगा। काफी देर तो मैं कोशिश करती रही कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, मगर बूढ़ी औरत की बहू जिसका नाम शबाना था, इसकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं बन रहे थे। मगर बच्चे को बचाने के लिए मैं मजीद खतरा मोल नहीं ले सकती थी। मैंने इस बूढ़ी औरत से बात की कि आपकी बहू की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन जरूरी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर वो बूढ़ी खातून अजीब ही थी, वो नॉर्मल डिलीवरी पर बेसिक थी। वो बिला वजह मेरी साथ बहस कर रही थी। थोड़ी देर तो मैंने इससे समझाने की कोशिश की, मगर जब वो ना मानी तो मैंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए इससे कहा कि आपकी बहू की हालत सीरियस है, आप जल्दी से कोई गाड़ी करा लें और अपनी बहू को शहर के किसी भी अच्छे अस्पताल में ले जाएं। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, मैं आपकी बहू का नॉर्मल केस नहीं कर सकती, इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, माँ को नुकसान हो सकता है और मैं इस नुकसान की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। जब इस बूढ़ी औरत ने मेरा सर्द रवैया देखा तो फौरन सीधी हो गई और इसने मुझे ऑपरेशन की इजाजत दे दी। ऑपरेशन की तैयारी चूंकि मैं पहले ही नर्स से करा चुकी थी, मैंने फौरन शबाना को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करवाया और ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस गाँव में मुझे 9 महीने गुजर चुके थे और इस 9 माह के दौरान ये मेरा चौथा ऑपरेशन था। मैं पहले भी ऑपरेशन बहुत कम करती थी, मेरी पूरी कोशिश होती थी कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। गांव का ये चौथा ऑपरेशन हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगा। जैसे ही बच्चे की पैदाइश शुरू हुई, मैं देखकर हैरान रह गई कि बेटा पैदा हुआ, मगर नहीं, एक और बच्चा भी था। एक और बेटा पैदा हुआ, मगर नहीं, एक और बच्चा भी, इस बार बेटी पैदा हुई। इसने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया था। मैं खुश भी थी और हैरान भी। अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली थी। ऑपरेशन कामयाब हो गया। माँ और इसके तीनों बच्चे बिल्कुल खैरियत से थे। 3 होने की वजह से बच्चे कुछ कमजोर थे, कुछ दिन नर्सरी में रखने की जरूरत थी। मैंने शहर के बड़े अस्पताल में फोन करके फौरन एम्बुलेंस मंगवाई और माँ और बच्चों को शहर के बड़े अस्पताल में शिफ्ट करवाया ताकि माँ की भी बेहतर देखभाल हो सके और
बच्चों को नर्सरी की सहूलत भी मिल सके। शबाना को 10 दिन अस्पताल में दाखिल रखा गया और बच्चों को भी 10 दिन नर्सरी में इनके बहुत अच्छी देखभाल की गई। 10 दिन के बाद डॉक्टर्स ने जरूरी मुआयने के बाद शबाना और इसके तीनों बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया। ठीक 1 माह के बाद शबाना अपनी सास के साथ मेरे क्लिनिक पर मुझसे मिलने आई। बूढ़ी औरत तो 2 पोतों की पैदाइश पे खुशी से निहाल हो रही थी। मैंने इस गांव में पूरे 3 साल गुजारे और जितना मुझसे हो सका मैंने गांव वालों की मदद करने की कोशिश की। 3 साल के बाद बाबा और भाई जिद करने लगे कि मैं अपना ट्रांसफर शहर के अस्पताल में करवा लूं। लिहाजा मैंने बाबा की बात मान ली। जिस दिन मेरा गांव में आखिरी दिन था और बाबा खुद मुझे लेने गांव आए थे, गांव के तकरीबन तमाम लोग मुझे अलविदा कहने आए थे। बाबा की कोशिशों से गांव में हाई स्कूल भी मंजूर हो गया था और मैंने दिन रात मेहनत करके सरकारी अस्पताल में जितनी सहूलतें मंजूर करा सकती थी मैंने कराई। गांव वालों ने हमें ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया और इस तरह मेरा ये सफर इस गांव में पूरा हो गया और अब शहर के अस्पताल में एक नया सफर शुरू होना था। उम्मीद है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।